दोस्तों आज बात पंजाबी में ना करके हिंदी में करेंगे कि क्योंकि दो सब्जेक्ट का दायरा है वो थोड़ा बड़ा है। तो मींस जो क्योंकि हिंदी ज़्यादा लोग समझते हैं तो मैं चाहता हूं कि जो मैं बात जो टॉपिक है आज का 2024 में मोदी को हराने का फुल प्रूफ फार्मूला उसके बारे में हिंदी में बात की जाए ताकि पंजाब से बाहर भी लोग इसको समझ सकें। पर्सनली मेरा काफ़ी इंटरेस्ट है इंडियन पॉलिटिक्स में 2011 से। अन्ना आंदोलन को मैंने बड़ा क्लोजली वॉच किया यहाँ कनाडा में बैठे हुए। फिर आम आदमी पार्टी को सपोर्ट भी किया 2012 में, 13 में और 14 में चुनाव के समय जो आम आदमी पार्टी ने पहला चुनाव लड़ा था लोकसभा का, तो मैं यहाँ 3 महीने की छुट्टी लेके वहाँ गया भी था पंजाब में। तो आम आदमी पार्टी तो आम पार्टी ही निकली, उसमें आम जैसा कुछ नहीं है, वो सभी खास लोग ही हैं। मगर फ़ायदा मेरे को ये हुआ कि मेरा इंटरेस्ट काफ़ी इंडियन पॉलिटिक्स के ऊपर है, तो अभी उसमें जो सबसे बड़ी सरदर्दी है ना इंडिया में वो है मोदी जी। ये लोग जो बोलते हैं कि हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और वो बात है। ये इनका मीन्स जो मुखौटा है ना वो काफ़ी हद तक तो उतर चुका है अभी। मगर जो नहीं उतरा है ना, जिस हद तक नहीं उतरा है वो मीन्स एक तो अंधभगत है, उनको समझाना मुश्किल है। वो नहीं मानेंगे जो अंधभक्त हैं, पूरे जो भगत हैं उनको समझाया जा सकता है। क्योंकि बीजेपी की कोर वोट जो थी ना मोदी के आने से पहले, वो 19-20 के आसपास इनकी कोर वोट है। ठीक है, जो वोट इनको डलनी ही डलनी है। तो 2014 में 31% के आसपास वोट पड़ी बीजेपी को और 2019 में पड़ी 37.4%। मीन्स कोर वोट से ऑलमोस्ट वो डबल हो गई। मगर इसमें से जो कोर वोट है ना, हिंदुत्व वाली वोट, वो कोर वोट थोड़ी बढ़ गई है पहले से। वो 20 से 25 हो गई होगी, 26 हो गई होगी, 24-25 लगा लो आप। तो अभी भी 12% वोट ऐसी वोट है जो मुद्दों के ऊपर बढ़ती है बीजेपी को, एजेंडे के ऊपर, और एजेंडे में मोदी जी बिल्कुल फेल है। तो ये जो वोट है ना ऊपर वाली, इसको बीजेपी से अलग करना बहुत ज़रूरी है। 25 से ज़्यादा नहीं जा पाएंगे मोदी जी किसी भी हालत में। जो कोर वोट है, इनकी अचीवमेंट यही रहेगी कि ये राम मंदिर आर्टिकल 370 जो एब्रोगेट कर दिया, तो उसकी वजह से कोर वोट इनकी बढ़ गई है पहले से, और काफ़ी देर तक वो स्टिक करेगी बीजेपी के साथ। मगर इनको हराया जा सकता है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। इनको हराने के लिए करना क्या पड़ेगा, जो मेरे दिमाग में जो प्लान आपके साथ में शेयर करने जा रहा हूँ, कि ये जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं वो सबसे बड़ी पार्टी है तो कांग्रेस ही। 50+ उसके एमपीज़ हैं, तो 2 नंबर पे तृणमूल कांग्रेस वगैरह है या डीएमके है साउथ में। बट स्टिल कांग्रेस इज़ द सिंगल लार्जेस्ट पार्टी इन द अपोजिशन। तो लीड तो उन्हीं को लेना पड़ेगी। और करना क्या होगा कि अभी राहुल की ये जो यात्रा अच्छी चली, यात्रा भारत जोड़ो यात्रा, अच्छा रिस्पांस मिला। वो अलग बात है कि मीडिया ने उसको कवर नहीं किया, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, जो हम सैटेलाइट टीवी के ज़रिए देखते हैं। हाँ, इंटरनेट के ऊपर जो यूट्यूब वगैरह चैनल्स हैं उन्होंने अच्छा कवर किया उसको, और अच्छा रिस्पांस है लोगों का। तो अभी मेरे को लगता है कि राहुल गांधी को दिल्ली में एक आंदोलन शुरू करना चाहिए। अगर राहुल गांधी 35-36 किलोमीटर चल सकता है 4-5 महीनों में जम्मू कश्मीर तक कन्याकुमारी से, तो दिल्ली में ये आंदोलन करना कोई अभी आसान ही होगा उनके लिए, राहुल के लिए। तो वहाँ पे वो जैसे मजमा होता है ना, जो इसने अन्ना हजारे ने लगाया था मजमा, हालांकि वो फेक था सारे का सारा, वो आरएसएस स्पॉन्सर्ड था। अजीत दोवल जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र है मोदी जी के, उसके जो ब्रेन चाइल्ड उनका था ये अन्ना जो मूवमेंट थी, वो मूवमेंट फेक मूवमेंट थी। उसमें इन्होंने कांग्रेस को बिल्कुल मींस बदनाम कर दिया, नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे, क्योंकि उस आंदोलन ने साल 1.5 साल, वो 1.25 साल चला था 2011-12 में। तो इंटरनेशनली उसने अट्रैक्ट किया था लोगों को। तो अभी यही आंदोलन है, वैसा ही आंदोलन राहुल को करना पड़ेगा। और उसके जो लाइक माइंडेड पार्टीज़ हैं वो भी साथ में आए, मजमा लगे वहाँ दिल्ली में। और उस आंदोलन में करना क्या है, उसमें जो मोदी जी की असफलताएं हैं, मोदी जी के जो स्कैम्स हैं, स्कैंडल घपले, उसके ऊपर रिपीटेडली बातचीत होनी चाहिए लगातार। लेमैन्स लैंग्वेज में लोगों को समझाना पड़ेगा। जैसे इनके 5 जो घपले हैं, ठीक है, उसमें सबसे बड़ा तो अभी चल रहा है अडानी वाला, अडानी गेट, जो शेयर मार्केट में मैनुपुलेट करके उन्होंने
85% तक बोल रहे हैं कि उसके जो शेयर के भाव हैं अडानी के वो बढ़ा चढ़ाकर पेश किए गए हैं। ठीक है, अभी ये तो ऑनगोइंग घपला है, इससे तो अच्छा ब्रेक मिल ही नहीं सकता ऑपोजिशन को। इसके अलावा पैगासस है जो सॉफ्टवेयर फ़ोन में डलता है, स्मार्टफोन में, और लोगों की आप रिकॉर्डिंग करके ब्लैकमेल करते हो। और कैसे ये सुप्रीम कोर्ट का वो था, क्या उसका नाम था, रंजन गोगोई, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया था, जिसने राम मंदिर का डिसीजन भी दिया और उसके बाद वो राज्यसभा का मेंबर लगा, नॉमिनेट किया गया उसको, मींस, और उसके ऊपर सेक्सुअल हरासमेंट के चार्जेस भी लगाए थे उन्हीं के स्टाफ में जो जज साहब थे। तो मींस ये कुछ ना कुछ ब्लैकमेल इन लोगों ने किया है इन लोगों को, और पैगासस के ज़रिए लोगों के लूप होल निकाल कर, कोई बेडरूम में है, कोई कुछ भी कर रहा है, उल्टा सीधा काम कर रहा है, मींस ब्लैकमेल करते हैं ये लोग। पैगासस है क्या, उसकी कोई इंक्वायरी नहीं हुई, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं। तीसरे नंबर पर आ गया आपका प्राइम मिनिस्टर केयर फंड। कोविड हुआ 2020 में, तो इन्होंने मार्च 2020 में प्राइम मिनिस्टर केयर फंड बनाया, अपनी फ़ोटो, अपना नाम यूज़ किया मोदी जी ने, और हज़ारों करोड़ों उसमें रुपए इकट्ठे किए, और बाद में बताया कि ये तो प्राइवेट फंड है। अभी मोदी जी की गवर्नमेंट ने दिल्ली हाई कोर्ट में ये एफिडेविट दिया है कि ये प्राइवेट फंड थे, ये सरकारी फंड नहीं है, इसके इसी वजह से इसका कोई हिसाब नहीं मिलेगा। सो कोविड के नाम पे ऊपर मोदी जी ने कितना ये मीन्स अपनी जेब भरी, इसके ऊपर लगातार जब साल सवा साल आपका होगा ना वो आंदोलन, तो रिपीटेडली जब जी आप स्टेज के ऊपर बातें करेंगे, अलग अलग लोग, राहुल हों, अभी योगेंद्र यादव आंदोलन जीवी, मोदी ने ही कहा था, मोदी जी ने योगेंद्र यादव को आंदोलन जीवी, तो वो ही इज़ ए ग्रेट एसेट फॉर राहुल गांधी एंड द अदर पीपल। अगर वो ये आंदोलन वाला रास्ता फिर अगर वो जाएं तो जाना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि दो आंदोलन हुए हैं बड़े पिछले 12 सालों में। पहला फेक आंदोलन अन्ना वाला, मगर वो कामयाब हुआ, हालांकि वो था फेक, वो सारा मैनेज था, वो डॉक्टर था, सारा इंजीनियर था। तो उसने कांग्रेस को डिस्टेबलाइज किया और बीजेपी को वहाँ पे इस्टेब्लिश कर दिया, मोदी को पीएम। कांग्रेस को उन्होंने किया कि ये फ्रॉड है, ये नॉट फ्रॉड है, वो करप्ट है, 2G स्कैम, कोलगेट स्कैम। ठीक है, हालांकि वो कुछ भी साबित नहीं हुआ, बाद में सभी के सभी वो बाजिद बरी होके बाहर आ गए मोदी जी के शासनकाल में। दूसरा, उन्होंने मोदी का मॉडल बनाया कि हमारा मोदी मॉडल बहुत अच्छा है, ये बीजेपी का प्लान था सारा, अजीत दोवल का। तो वैसे ही वो आंदोलन कामयाब हुआ, और फिर दूसरा बड़ा आंदोलन जो बिल्कुल वो जैनुअन आंदोलन था किसानों का, पंजाब से शुरू हुआ, हरियाणा के किसान आए, वेस्टर्न यूपी के किसान आए, थोड़े बहुत राजस्थान के किसान आए, और उन्होंने मोदी को बैकफुट पे ले गए। जो खेती कानून थे वो वापस करवाए उन्होंने। मीन्स दो आंदोलन कामयाब हुए हैं, बड़े थे, मगर दिल्ली में हुए थे दोनों। सो राहुल तो रहता ही दिल्ली में है, तो उनके लिए, राहुल के लिए ये आसान होगा वहाँ से ये आंदोलन खड़ा करना। फिर टोटल 5 हैं इनके बड़े घपले अभी, पैगासस, प्राइम मिनिस्टर केयर फंड, अदानी गेट, रफाल, बहुत बड़ा घपला है वो, और एक और है उसमें इलेक्टोरल बॉन्ड्स। इनकी चलो डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा, डिटेल इसकी लेमैन लैंग्वेज में, वो जो आपकी टीम अन्ना थी वैसी अच्छी आप कोई टीम बनाए, और जो लाइक माइंडेड पार्टीज़ हैं, जो रीजनल पार्टीज़ बहुत दुखी हैं मोदी से, क्योंकि ईडी का डर, और फिर जो रीजनल पार्टीज़ को जिनकी गवर्नमेंट्स हैं अलग अलग स्टेट्स में, उनके फंड रोक देते हैं मोदी जी। पंजाब का जो रूरल डेवलपमेंट फंड था वो बड़ी देर से रोका हुआ है मोदी ने, साल का वो 3500 से लेके 4000 करोड़ बन जाता है, वो रोक देते हैं। साउथ में भी ऐसा ही चल रहा है, क्योंकि जहाँ पे भी अपोजिशन की किसी भी स्टेट में अगर अपोजिशन की गवर्नमेंट है तो उनको ईडी वगैरह हो गया आपका, सीबीआई, और फिर ये तीसरा फंड रोकने वाला, वो भी बहुत दुखी है, वो भी अपने लोग भेजेंगे वो, अगर मगर इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। ये 5 स्कैम हो गए। फिर चाइना कैसे इंडिया का जगह जो लैंड कैप्चर कर रहा है, क्योंकि मीडिया सारा इन लोगों ने खरीद लिया है, तो लोगों तक बात वो नहीं जा रही है। चाइना का नाम ही नहीं ले रहे मोदी जी, ये भी उसमें हाईलाइट करना चाहिए। फिर अभी मैं आज 8 फरवरी 2023 है, तो आज पार्लियामेंट में मोदी जी बोले, तो आप सुनिए क्या कह रहे हैं मोदी जी। 140 करोड़ देशवासियों के आशीर्वाद, ये मेरा सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है। मैसेज क्लियर है, 140 करोड़ लोगों का आशीर्वाद,
मतलब कि जो 140 करोड़ इंडिया की पॉपुलेशन है, तो ऑन ए लाइटर नोट मोदी जी का धन्यवाद कि आज पहली बार उन्होंने अपने किसी स्पीच में जो सही इंडिया की फिगर है पॉपुलेशन का, जो सही नंबर दिया है 140 करोड़। अदरवाइज अभी 10 दिन पहले मैं 135 करोड़ सुन रहा था, कभी 130 करोड़ बोल देते हैं, पहली टर्म में 125 करोड़, 125 करोड़ ये बोला करते थे, मगर अभी 140 करोड़ इन्होंने बोला, अच्छी बात है। एक बार फिर सुनते 140 करोड़ देशवासियों के आशीर्वाद, ये मेरा सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है। हैं। 140 करोड़ लोगों को मोदी जी अपनी जेब में मानते हैं कि ये मेरी दुनिया जेब में है। हालांकि वोट इनको 37% पड़ी थी 2019 में, 31% पड़ी थी 2014 में। तो ये 140 के 140 करोड़ अपनी जेब में मान के चल रहे हैं ये लोग। कॉन्फिडेंस है कहाँ, कहीं ना कहीं से, काम कुछ किया नहीं है। ठीक है, तो ईवीएम में गड़बड़ मेरे को तो अभी लग रही है, हो सकता है अभी तक ज़रूरत ना पड़ी हो, मगर अभी मेरे को बहुत खदशा है इस बार के ईवीएम में पूरी गड़बड़ होगी। अभी इन्होंने, इलेक्शन कमीशन ने 1 महीना पहले की बात है कि अभी नया शुरू करने जा रहे हैं, ऑल पार्टी मीटिंग उसकी हो चुकी है, आप रिमोटली भी वोट डाल सकते हैं। जैसे हमारे फौजी भाई हैं, कोई बिहार की बटालियन बैठी हुई है इसमें कश्मीर में, वैली में, तो वो एक तो बैलेट पेपर है, बैलेट पेपर में गड़बड़ हो नहीं सकती। वो जो बैलेट पेपर होती है, जो आपका पोस्टल वोट, जिसको मैंने बोलना था पोस्टल वोट, वो जेन्युइन है। ठीक है, अभी इन्होंने क्या रास्ता निकाला कि आप पोस्टल वोट की जगह आप रिमोटली भी वोट डाल सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिकली, उसमें पूरा घपला होगा। ये तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। नंबर एक, जो आपका आंदोलन जो मैं प्रपोज किया है, जो मेरे सजेशन है यहाँ पे, तो उसमें ये भी ईवीएम बंद कराने वाला भी होना चाहिए हर हालत में। ठीक है, ईवीएम में जैसे ये रिमोटली वोट, जो कोई बहुत से फौजी लोग हैं वो अपने घर नहीं होते वोट वाले दिन, वोट उनकी वही बनी हुई होती है जहाँ पे उनकी रेजिडेंस है, तो बहुत से सरकारी कर्मचारी हैं, और इनके लिए ये सीधा मींस घपले करने की मेरे को तो स्मेल आ रही है इसमें। 60-65% पोलिंग होती है लोकसभा चुनाव में, और जितने वोट बचे हुए हैं उसमें से 4-5% ये जैसे मर्जी डाल लें वो वोट शाम के 5 बजे के बाद। उसकी कोई वेरिफिकेशन है ही नहीं, वो कैसे वेरीफाई होगा कि ये जो वोट डालने वाला है इलेक्ट्रॉनिकली तो वो जेन्युइन है। जिसने वोट डालनी है बैलेट पेपर से, पोस्टल बैलेट से डाले, छुट्टी दे दो। अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग दिन पोलिंग होती है, तो छुट्टी दे दो फौजियों को। नहीं, पोस्टल बैलेट तो है ही है। ठीक है, उसका कोई अगर ये सिस्टम किए, बहुत से सिस्टम किए जा सकते हैं, मगर ये नहीं होना चाहिए, और ईवीएम बंद होनी चाहिए। उसकी वजह क्या है? वजह एक तो चलो ये है कि मैं कनाडा में बैठा हुआ हूँ, काफ़ी बार वोट डाला, कभी भी ये ईवीएम वाला सिस्टम नहीं है यहाँ पे। अच्छे अच्छे बड़े बड़े सभी कंट्रियों ने इसको फेंक दिया कचरे को, ईवीएम। अमेरिका ने भी फेंक दिया, तो इंडिया ने क्यों पकड़ा इसको? पहली बात, ये तो आम एक्सप्रेशन है। दूसरा जो मेरा पॉइंट है इसमें, वो ये है कि 5-5 6-6 हफ्ते अगर वोट होती है, अभी जैसे मैं पंजाब की एग्जांपल दूं, पिछले साल चुनाव हुआ, 4 फरवरी को वोटें डली थी, रिजल्ट आया 10 मार्च को, मीन्स लगभग 5 हफ्तों के बाद। और जब रिजल्ट आए तो 10 मार्च को शुरू किया काउंटिंग करनी ईवीएम से, तो 5-6 घंटों में रिजल्ट आ गए। ठीक है, एक यही फ़ायदा है कि रिजल्ट जल्दी आ जाएगा। तो उसका फ़ायदा क्या है, जब 5-5 हफ्ते आपने उसको बंद करके रखना है अपने ईवीएम को, उसको खोल, या तो ये हो कि भी पोलिंग शाम को 7-8-9 बजे ख़त्म हुई तो उसी वक्त उसको काउंट करना शुरू कर दिया जहाँ पे वो पड़ी हुई हैं, फिर तो माने कि चुनाव के रिजल्ट उसी वक्त आ गए, दूसरे दिन सरकार बनी और काम करना शुरू कर दिया। तो जब आपके पास 5 हफ्ते आप वेट कर सकते हो, 6-6 हफ्ते, 8-8 हफ्ते लोकसभा चुनाव में, तो 2 दिन भैया और लग जाएंगे। ठीक है ना, 2 दिन और लग जाएंगे, तो ईवीएम को ख़त्म करो, बैलेट पेपर से वोट होनी चाहिए। पहली बात, ये आंदोलन में होना चाहिए, इसमें बहुत से लोग साथ देंगे, और कांग्रेस के मैनिफेस्टो में भी ये होना चाहिए कि हमारी सरकार बनाओ, हम ईवीएम ख़त्म कर देंगे, बैलेट पेपर से लाएंगे। फिर जो मोदी जी की जो पॉलिसीज़ फेल हुई हैं, उसमें सबसे पहली पॉलिसी इनकी जो फेल हुई है वो नोटबंदी। उसको हाईलाइट करो कि उसमें से क्या निकला। ये बोल रहे थे कि मेरे को 50 दिन दे दो, 2016 में की थी शायद, नवंबर 8 को,
और दिसंबर तक 50 दिन बनते थे, दिसंबर एंड तक, कि मेरे को 50 दिन दे दो, अगर मैं गलत हुआ तो मेरे को जो मर्जी सजा दे देना। अभी इनसे पूछो कि उसमें से निकला क्या नोटबंदी में से। ठीक है, फिर जीएसटी आ गई, जैसे उन्होंने जीएसटी लगाई है, जैसे टैक्स लगाए हैं जीएसटी के ऊपर, और कितनी उसमें अमेंडमेंट्स, 1000 से ऊपर तो अमेंडमेंट हो चुकी है उस जीएसटी पे। वो बहुत बड़ी इनकी फेलियर है। फिर आपका कोरोना कर्फ्यू, कोरोना ने सारी दुनिया में नुकसान किया, कनाडा में भी लोग मरे, मगर इंडिया में जो कोरोना ने नुकसान किया वो कोरोना ने कम किया, कोरोना कर्फ्यू ने ज़्यादा किया। और कैसे मोदी जी कोरोना के दौरान 2021 की मेरे को चुनाव याद हैं, वो बंगाल के चुनाव थे, जब दीदी और दीदी वाले, तो मोदी जी वहाँ, लोग मर रहे हैं कोरोना से, और ये दीदी और दीदी कर रहे हैं और खुश हो रहे हैं एक जगह कि इतने लोग इकट्ठे होके आए हैं आज मेरे चुनाव रैली में इनको सुनने के लिए। तो ये हाईलाइट करने की ज़रूरत है। चाइना कैसे इंडिया का जो एरिया मींस कैप्चर करता आ रहा है, उसके ऊपर मोदी जी खामोश हैं, चाइना का नाम ही नहीं लिया उन्होंने अभी तक। मैंने पिछले 4 साल में मोदी जी की कोई स्पीच सुनी नहीं जिसमें चाइना का नाम हो, और वो कैप्चर करता आ रहा है अरुणाचल में भी और लद्दाख में भी। फिर ये जो काओ बेल्ट जिसको बोलते हैं, गरीब लोग हैं ये, ठीक है, इनको ये दे रहे हैं 5 किलो, जो फूड सिक्योरिटी एक्ट है, ठीक है, 5 किलो गेहूं या 5 किलो चावल, तो शुरू किया हुआ है कांग्रेस का ये फूड सिक्योरिटी एक्ट में, मोदी जी ने कंटिन्यू किया। 5 किलो जो वीट होती है, गेहूं, वो 3 रुपए किलो के हिसाब से, नहीं 2 रुपए किलो के हिसाब से, और जो चावल हैं वो 3 रुपए किलो के हिसाब से शुरू कांग्रेस ने की, मोदी ने कंटिन्यू की। ठीक है, कोविड आया तो मोदी जी ने वो राशन बांटना शुरू कर दिया, अपने थैले के ऊपर, राशन का जो थैला होता है उसके ऊपर अपना फ़ोटो छुपाकर लगाकर, तो वो फ्री में चलता रहा। ठीक है, वो साल 1.5 साल के लिए आया था शुरू में, मगर वो मोदी जी कंटिन्यू करते रहे चुनाव जीतने के लिए। अभी गुजरात का चुनाव, यूपी का चुनाव था पिछले साल फरवरी मार्च में 2022 में, उससे पहले 2021 में उसने नवंबर 30 को ख़त्म होना था कि कोविड ख़त्म, क्योंकि कंट्रोल हो गया कोविड, वैक्सीनेशन हो गई, मगर इन्होंने कंटिन्यू किया क्योंकि अभी 4 महीने दूर चुनाव थे, नवंबर 2021 में उसने ख़त्म होना था, इन्होंने अप्रैल 2022 तक उसको एक्सटेंड कर दिया। जब देखा कि उसका फ़ायदा, बिल्कुल फ़ायदा मिला मोदी को, वो अलग चल रहा है फूड सिक्योरिटी एक्ट वाला 5 किलो राशन, ये ऐड ऑन था। फिर उन्होंने इसको और लिंगर ऑन किया गुजरात चुनाव तक। गुजरात का चुनाव अभी 2022 में दिसंबर में रिजल्ट आए, तो दिसंबर में वो जीतने के बाद इन्होंने ख़त्म कर दिया कोविड राशन। वो ख़त्म करके इन्होंने किया क्या, जो ओरिजिनल स्कीम थी फूड सिक्योरिटी एक्ट वाली, वो जो 3 रुपए किलो चावल मिलते थे, 3 रुपए किलो के हिसाब से 5 किलो चावल एक बंदे के, एक महीने के, वो ज़ीरो कर दिया। वैसे ही जो गेहूँ, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कर दिए। इसके इसके कारण बहुत सी वोट इनको मिलती है, जो खास करके बिहार, झारखंड, यूपी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। ठीक है, बिहार में तो चलो ये इस बार नहीं जीत पाएंगे, क्योंकि अगर वो नीतीश लग रहा है इनसे, बट स्टिल कांग्रेस को अभी क्या करना है, जो बाकी पार्टियां, जो अलायंस है, इनको अगर ये 5 किलो राशन बोल रहे हैं ना, और बड़े मीन्स प्राउड होके बोल रहे हैं मोदी जी कि 80 करोड़ से ज़्यादा लोगों को हम 5 किलो राशन दे रहे हैं, वैसे तो ये बता रहे हैं कि मैंने लोगों को मोहताज बना दिया, मगर लोग इसी के लिए वोट दे रहे हैं। तो आप बोलो कि अगर मोदी जी, ये हमारी वो स्कीम थी, हमारी ही स्कीम थी, थोड़ी पंजाबी झलक रही है, तो अगर ये 5 दे रहे हैं तो हम 7 किलो देंगे। कैसे बढ़ाएंगे ये 2 किलो ज़्यादा राशन, क्योंकि ये जो अडानी की करप्शन, ये वो है, सारा ख़त्म हमने की नहीं थी, ना करेंगे, तो पैसे बचेंगे और आपको 5 की बजाय 7 किलो राशन देंगे। अभी मैं आज ही का भाषण और सुनाता हूँ मोदी जी का, सुनने वाला है। जिस किसान के खाते में साल में 3 बार पीएम किसान सम्मान निधि के 11 करोड़ किसानों के खाते में पैसा जमा होते हैं, वो आपकी गालियां। हाँ जी, किसान, जो भी, मेरे को नहीं बोलना आ रहा, किसान निधि योजना जो है,
साल में 3 बार 2-2 हज़ार रुपया मोदी जी 11 करोड़ किसानों को भेजते हैं, 2-2 हज़ार रुपया, यानी एक साल में एक किसान के लिए, एक किसान परिवार के लिए 6 हज़ार रुपया भेजते हैं। चलो अच्छा है, ये सीधा रिश्वत है वैसे ये। तो कांग्रेस को मैनिफेस्टो में डालना होगा कि अगर ये 6 भेजते हैं तो हम 8 भेजेंगे साल का, या 9 भेजेंगे, और उनको यकीन दिलवाना होगा कि हम भेजेंगे ही भेजेंगे। ठीक है, तो ये के प्लान है जो मेरे दिमाग में है अभी। ये लगातार जब 1 साल 1.25 साल आप मजमा लगाएंगे वहाँ दिल्ली में, ये बातें करेंगे, मीडिया की भी मजबूरी बनेगी। ठीक है, तो लोगों का ध्यान अल्टीमेटली सारे इंडिया, पैन इंडिया वो जाएगा ही जाएगा अगर आप बैठोगे वहाँ। तो पंजाबी तो तैयार रहते हैं अगर ऐसी कोई तकड़ा मुहिम जिसको बोलते हैं ना, ਤੇ ਨਿਤ ਜੰਮਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਹਿਮਾ, पंजाबी ਦਾ ਹੈगा ये एक एक्सप्रेशन। पंजाबी तैयार हो जाएंगे इसके लिए, हरियाणा भी, और जो चलो पार्टी के लेवल के ऊपर होना है तो आप मींस आपको सपोर्ट मिलेगी इसमें। ठीक है, कैसे ये, अच्छा महंगाई, पेट्रोल के ऊपर जो जो टारगेट करना है आपने वहाँ, आपने ये नहीं बताना कि पेट्रोल 100 रुपये से ऊपर हो गया, डीजल 110 था, पेट्रोल 110 था। आपने ये बताना है कि कांग्रेस के टाइम में पेट्रोल के ऊपर जो केंद्र सरकार का टैक्स था वो कितना था, 10 रुपये से कम था। 2014 में जब मनमोहन सिंह का लास्ट टाइम चल रहा था एज ए प्राइम मिनिस्टर, तो पेट्रोल के ऊपर जो सेंट्रल गवर्नमेंट का टैक्स है वो इट वाज अबाउट 9 रुपीज़ एंड फ्यू पैसास, 10 रुपये से कम। अभी मोदी जी के टाइम में ये 32-33 रुपये तक चला गया था, अभी 20-22 तो अभी भी है। ठीक है, वैसे ही डीजल, डीजल के ऊपर कांग्रेस के टाइम में जो टैक्स था वो 4 रुपये से कम था। इन लोगों ने 30 से ऊपर भी चला गया था एक एक वक्त, और अभी भी 20-22 रुपये है। ये बताओ आप, अगर इतना टैक्स लिया ज़्यादा हमसे तो वो गया कहाँ? हम आएंगे तो कम करेंगे, ज़रूरी बात है ये। फिर आपका जो सिलेंडर हो गया 400-500 का मिलता था, तो अभी 1000-1100 का मिलता है। मगर ये बातें वहाँ पे एक मजमा, मैं फिर बोलूँ ड्रामा तो नहीं है, ड्रामा तो अन्ना वाला था, ये ड्रामा नहीं है, ये सच्ची बात। क्योंकि ये लोग लूट के लेके जा रहे हैं कंट्री को, गुजराती। एक और बड़ा बड़ा पॉइंट है, मगर वो इट विल बी बिट रिस्की, मगर है ये सच कि मोदी ने पिछले 9 सालों में गुजरातियों को बहुत सारा माल लुटवाया है भारत का। अभी ये देखो अडानी, 40,000 करोड़ के इसकी औकात थी, 40,000 करोड़, तो अभी ये 11-12 लाख करोड़ का बन गया गुजराती। जो अंबानी है, जो बड़ा अंबानी है, मुकेश अंबानी, जियो के ज़रिए उसको बहुत फ़ायदा दिया इन लोगों ने। ठीक है, MTNL BSNL का भट्ठा बिठाया, बेड़ा गर्क किया, और उसको फ़ायदा दिया। वो जो बैंकरप्ट अडानी है, वो क्या उसका नाम है, अनिल अंबानी, वो उसको फ़ायदा दिलाने के लिए मोदी जी ने रफ़ेल जो डील थी, रफ़ेल डील में कैसे मींस उसको रिप्लेस किया, HAL को, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड। वो एक गवर्नमेंट का वो इंस्टीट्यूशन है, वो मींस अगर आप डिटेल में, तो आपको सब कुछ मालूम है, उसको पीछे करके अडानी को उसके साथ अटैच कर दिया, सॉरी अंबानी, अनिल अंबानी को। जिसने कभी साइकिल नहीं बनाया, तो वो एयरक्राफ्ट जो हैं रफ़ेल के, उसकी मेंटेनेंस, क्योंकि डील हो गई, जितने वो आने थे जहाज आ गए, 125 से 36, 125 आने थे, 36 कर दिए मोदी ने। वो घपला जो उसमें जो स्कैम है वो लग गया, मगर जो उसकी जो मेंटेनेंस वगैरह होती है वो करनी थी HAL ने, और HAL को रिप्लेस कर दिया मोदी ने अडानी, छोटे अंबानी के साथ। वो बैंकरप्ट बंदा है, उसने कभी साइकिल नहीं बनाया, कुछ नहीं बनाया, वो जहाज़ों को कैसे मेंटेन करेगा? उससे बढ़िया HAL है, उसको ऐसे फ़ायदा दिया। ठीक है, अभी यूपी में देखो आप, यूपी में बीजेपी की गवर्नमेंट है, योगी CM है। ठीक है, वहाँ पे यूपी ने जो उसका जो बिजली बोर्ड है यूपी का, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, आई डोंट नो एग्जैक्ट टर्म क्या है, कुछ हिंदी में टर्म है, मगर वो मैं इंग्लिश में बोल रहा हूँ। जैसे पंजाब स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है, वैसे ही जो यूपी स्टेट का इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है, उसके 4 हिस्से हैं, क्योंकि बड़ी स्टेट है। उसके जो 4 डिस्कॉम जिसको बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज, वो डिस्कॉम ने उसका प्लान था कि चोरी रोकने के लिए स्मार्ट मीटर लगेंगे।
2.5 करोड़ स्मार्ट मीटर, उसका टेंडर निकाला अलग अलग जो 4 हिस्से हैं यूपी डिस्कॉम के। ये शायद हैं वेस्ट, ईस्ट, साउथ और सेंट्रल जो डिस्कॉम। जो मैं अभी सेंट्रल वाला जो डिस्कॉम है उसने जो टेंडर निकाले 75 लाख मीटर्स के, 4 कंपनीज ने अप्लाई किया, यानी बिड डाली अपनी कि हम देंगे आपको, हमको ठेका मिलना चाहिए। और वो बिड किसकी एक्सेप्ट हुई? अडानी की। 10,000 रुपये में 1 मीटर देगा अडानी। अडानी कोई मीटर नहीं बनाता, ठीक है। बाकी भी अगर किसी और कंपनी को भी मिला होता, वैसे तो ये हो ही नहीं सकता कि अडानी ने बिड डाली हो तो अडानी को ना मिले ठेका। कोई भी कंपनी वो मीटर बनाती नहीं है, स्मार्ट मीटर। अडानी भी नहीं बनाता। इसने क्या करना था? इसने बाहर से सस्ते खरीदने थे। बोलते हैं कि 6,000 से कम है कीमत जो बाहर से इन्होंने खरीदने थे। 6,000 खरीद के 10,000 यूपी गवर्नमेंट को बेचने थे। करप्शन तो सुपर करप्ट है वो, दूसरा भी जो छोटा योगी है। मगर पॉइंट ये है कि ये भी ठेका गुजरात को गया। महाराष्ट्र में 2 बड़े प्रोजेक्ट थे महाराष्ट्र के। वेदांता का था वो सेमीकंडक्टर, वो चिप्स, इलेक्ट्रॉनिक चिप्स जो होती हैं वो बनाने का, 1.25 करोड़ का वो प्रोजेक्ट था। वो मोदी जी उठा के महाराष्ट्र से गुजरात ले गए चुनाव से पहले। एक और कोई दो बड़े प्रोजेक्ट थे, एक प्रोजेक्ट और था। तो जैसे ये गुजरातियों को लुटा रहे हैं सारे इंडिया का सरमाया, ये भी गुजरात वर्सेस इंडिया बना के आपको पेश, अगर मैं होता तो मैं तो ज़रूर करता। ठीक है, गुजराती अपने भाई हैं, मगर जो भाई हमारा सभी का हिस्सा खा रहा हो तो हमको तो तकलीफ होगी ना फिर। सो मेरे को तो ये लगता है कि ये जैसे सारा कुछ गुजरात में जा रहा है, वह जो बुलेट ट्रेन है वो भी गुजरात से, अहमदाबाद से जा रही है यूपी, सॉरी मुंबई, ठीक है। तो ये प्लान में लगे हुए हैं कि जो आपका कमर्शियल कैपिटल है इंडिया का, बॉम्बे की बजाय ये गुजरात में गांधीनगर वगैरह को बनाने के लिए ये प्लान चल रहा है सारा। इनको लग रहा है कि हम जाएंगे नहीं यहाँ से। आरएसएस बिल्कुल खत्म, खत्म तो नहीं, मीन्स वो कॉर्नर कर दिया गया उसको। बोल दिया मोदी जी ने कि तुम्हारा जो राम मंदिर ये वो था, इनको कुछ लेना देना नहीं है राम मंदिर से मोदी को। वो आरएसएस का एजेंडा था। आर्टिकल 370 वो ख़त्म कर दिया। आप खुश तो बस मेरे को अपना काम करने दो। उनकी सुनते भी नहीं है अभी मोदी जी बिल्कुल भी। ठीक है, तो आपको गुजरात वर्सेस रेस्ट ऑफ इंडिया बना के पेश करना पड़ेगा। अगर ये बने रहे तो ऐसे ही लूटते रहेंगे सारे इंडिया को। ये भी एक है थोड़ा ख़तरनाक, सोचना पड़ेगा, मगर गलत नहीं है ये, ठीक है। सो यही मेरे सुझाव थे। तो होपफुली ये बात पहुंचेगी ऊपर तक। जो अलग अलग पार्टीज़ हैं, जरूरी नहीं राहुल नहीं करनी है, कुछ और कर ले, वो अखिलेश बैठा हुआ है यूपी में, वो कर ले, ठीक है ना। वो करे दिल्ली में। दिल्ली में चांसेस ज़्यादा हैं आपके, और बड़े लेवल पे होना चाहिए। और वैसे आइडियली तो राहुल गांधी को इनिशिएटिव लेना चाहिए। और स्पोर्टिंग में बहुत सी स्टेट्स आएंगी, साउथ में भी आएंगे, तो लगातार वो मजमा लगेगा। पंजाबी तो हमारे हम आके जाएंगे वहाँ। और अगर ये होगा तो हम भी सपोर्ट करेंगे अपने लेवल पे जितनी कर सकते हैं, क्योंकि ये ठग लोग हैं, फ्रॉड हैं। मुंह में राम राम बगल में छुरी, ठीक है। राम नाम जपना प्राय माल अपना, ऐसा कर रहे हैं ये लोग। और इंडिया को बचाना बहुत ज़रूरी है। मीन्स ये जो हमारे दो गैंग है ना, बड़ा ख़तरनाक गैंग है ये, बचाना पड़ेगा। और यही फार्मूला है, इसके बिना मेरे को नहीं नज़र आ रहा कुछ भी। ओके दोस्तों, धन्यवाद।